So, hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. Today we are going to discuss the Civil Services Mains paper GS3 का जो GS3 का मेंस का पेपर हुआ है उसमें security and disaster management we are going to discuss this component. As far as your security component is concerned, इसके 4 सवाल पूछे हैं इस बार यूपीएससी ने, 2 सवाल पूछे हैं 10 मार्क्स के और 2 सवाल पूछे हैं 15 मार्क्स के, 2 questions for 10 marks and 2 questions for 15 marks. And disaster management, as far as this disaster management module component is concerned, 1 question has been asked of 15 marks. So overall अगर security और disaster management को मिला दें तो 65 marks total सिविल सर्विसेज 2020 मेंस में 65 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं विच कैन बी अ पोटेंशियल डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट. सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. तो देखो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं. योर सी इज इक्वल टू सी क्यूब. That is, your call for interview will depend whether you will get a call for interview. It depends on C cube, that is content, then context and construct. जो ये 3 चीजें हैं ये डिसाइड करेंगी eventually whether you will get a call for interview or not. That is, what is the content which you are providing for the answer which you are writing. Then what is the context. क्या आप उस content को context के हिसाब से दे रहे हो. The UPSC, the examiner, the question, what is the context in which the question is being asked. You have to provide that content in that particular context, otherwise it will be a total waste. और तीसरी चीज के जो construct है और how are you structuring the answer, ये इसलिए important है because you have to emphasize on what is being demanded by the question. In that particular fashion you have to organize, you have to construct the answer using the content and the context. देखो almost जितने भी candidates मेंस लिखेंगे सबके पास more or less बराबर ही content होगा. जहाँ पे difference आएगा वो आएगा कि वो context प्रोवाइड कर पा रहे हैं उस कंटेंट को, और तीसरी चीज कि क्या वो इन 2 चीजों को उस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं. दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. फाइन. सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. जो पहला क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट. बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट पे दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिनाई local support to militants and suggest ways to manage favorable perception. So first the question demands from you, यहाँ पे question क्या डिमांड कर रहा है कि border area management जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए. तो पहले starting with your introduction part, what will you do in the introduction. पहले you will have to mention first the international border which India has. इंडिया के बॉर्डर के बारे में 1-2 पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में डालने पड़ेंगे ताकि ये पता चले एग्जामिनर को कि आप सही दिशा में आंसर जो है वो लिख रहे हो. तो पहले आप ये लिख सकते हो इसमें कि इंडिया का लैंड बॉर्डर एंड कोस्टल बॉर्डर, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दो एज फार एज द लैंड बॉर्डर एंड द कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड. जो 15,106 किलोमीटर, 15,106 kilometer the land border of India and your 7,516 kilometer of coastal border. ये आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन में कि बॉर्डर एरिया ये है. फिर उसके बाद आप ये साथ में कह सकते हो कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, यू कैन ब्रीफली राइट अ कपल ऑफ लाइंस अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट, दैट व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई इज बॉर्डर मैनेजमेंट नेसेसरी. देखो इसमें आप ये बता सकते हो कि जो किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी एपरेटस है, इन द सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ एनी कंट्री, द border security, the border management plays a very vital role. It plays a very pivotal role in the management, in the internal security apparatus of any country. And here also you can mention this point. So border management में आप further इसके 3 points बना सकते हो.
ब्रीफली इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि सिक्योर करना बॉर्डर्स को अगेंस्ट हॉस्टाइल इंटरेस्ट्स, सिक्योर बॉर्डर्स अगेंस्ट हॉस्टाइल इंटरेस्ट्स, ये बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ऐसे सिस्टम्स को प्लेस में लाना, पुट इन प्लेस सच सिस्टम्स विच इंश्योर दैट योर बॉर्डर्स आर सेफ। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट का, पुट इन प्लेस सच सिस्टम्स विच इंश्योर दैट योर बॉर्डर्स आर इफेक्टिवली गार्डेड अगेंस्ट सच हॉस्टाइल इंटरेस्ट्स। और तीसरा जो बॉर्डर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टू फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स, फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनका वहां पे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो हर्ट ना हो। ये आप ब्रीफली बता सकते हो इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन की। ओके, so this is how you can begin this answer with this introduction. Now let's take a look that what all you need to write in the main body part. जो इस क्वेश्चन का मेन बॉडी होगा उसमें, now since you have defined the border and the border area management, now coming to the main body में आप लिख सकते हो the steps which can be taken to deny local support. See, as far as the local support to militants is concerned, इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हो लोकल पॉपुलेशन को एक्टिवली एंगेज करने में, नेशन बिल्डिंग में, उनको आप डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होने देते, तो यू इंश्योर दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्टिव सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। ठीक है, तो इसमें आप 3-4 पॉइंट्स जो है again with the help of a flow chart you can mention and you can elaborate on them. ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो पहले तो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो हैं, इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर हेल्ड, ताकि जो लोकल वहां के हैं वो सपोर्ट ना दें और वो मेन स्ट्रीम के साथ हमेशा जुड़े हुए रहें। दूसरा आप कर सकते हो कि प्राइमेसी ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर एरियाज में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्राइमेसी रहे डेवलपमेंटल वर्क्स में और ऑल द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। सी, व्हेनेवर अ पॉपुलेशन इट हैज अ फीलिंग कि वो जो पॉपुलेशन है वो जुड़ी हुई है विद द गवर्नमेंट, विद देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देन इट इज अ पॉपुलेशन विच हैज कॉन्फिडेंस दैट इट्स सिस्टम्स आर वर्किंग एंड they themselves are a part of the system. Hence the role of this civil administration here becomes very important. ठीक है, तीसरी चीज आप लिख सकते हो, tackle socio-economic aspects. जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं लोकल पॉपुलेशन के, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उनको टैकल करना जरूरी है, सो एज टू इंश्योर दैट the integration which the civil administration has begun of the population it is completed. Fine. और चौथी चीज आप साथ में मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, और यू कैन से द लोकल यूथ। अगर हमने उनको काम दिया, अगर हमने उनके लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं और साथ में उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनमें स्किल्स इनकलकेट करते हैं, देन वी इंश्योर दैट दे हैव समथिंग प्रोडक्टिव टू डू एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट टू दीज मिलिटेंट्स विच योर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। ओके, जैसे इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो इनॉग्रेट हुआ था पिछले साल, जिसमें हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था, कौमी एकता दिवस मनाया था, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, द राष्ट्रीय एकता दिवस। एंड द कौमी एकता दिवस, ये भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हो as a measure which the government has taken and which can be observed very fervently across the country, across the states also, to ensure that the population feels that they also have a responsibility in the unity and integrity of the country. Okay,
तो ये एक इसमें आप एग्जांपल साइट कर सकते हो, और इस तरीके से यू कैन मेंशन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज स्टेप्स टू डिनाई लोकल सपोर्ट। साथ में इसमें आप एक चीज और, एक और प्रोग्राम का भी एग्जांपल दे सकते हो, वतन को जानो प्रोग्राम। वतन को जानो प्रोग्राम, जिसके तहत क्या है, हम जो ऐसी पॉपुलेशन है विच वी फील दैट यू नो हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, एंड उनको इंटीग्रेट करने के लिए कल्चरली, इमोशनली, सोशली वी हैव initiated this program, and this program can be extended to many such areas which the government feels that जहाँ पे किसी भी तरीके का local support अगर हम देख पा रहे हैं कि वहाँ कुछ भी ऐसी activities हैं which needs to be stopped, fine। so ये सब broadly आप इसमें mention कर सकते थे in the main body that these could be the steps which could be taken, and you can easily fetch good marks, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन के जो दोनों तीनों पार्ट्स हैं उनको एड्रेस कर दिया, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट एंड द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू द मिलिटेंट्स, फाइन। और इससे ये फेवरेबल परसेप्शन जो है ये भी मैनेज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस, वतन को जानो प्रोग्राम, साथ में स्किल डेवलपमेंट ऑफ द लोकल यूथ, ये आप अगर कर रहे हो तो उनकी जो परसेप्शन है वो और फेवरेबल बिल्ड होगी। More favorable perception can be built by ensuring that these programs, these steps are taken in a very concerted manner, fine। so this was your first question। let's take a look at the map also। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर साथ में आप फ्लो चार्ट्स के मैप रफली ड्रॉ करके और शो कर देते हो कि yes, these are the land borders of India and this is the coastal border, और इन एरियाज में यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, चाइना, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश, दीज आर द एरियाज विच नीड आर फोकस, पर्टिकुलरली ये जो आपका नॉर्दर्न साइड का और नॉर्थ ईस्टर्न साइड का पार्ट है। देन यू आर इफेक्टिवली राइटिंग एन आंसर विच इज कंप्लीट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, फाइन। सो मैप का यहाँ पे रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। साथ ही ये क्वेश्चन यूपीएससी ने देखो पूछा क्यों, ये 2000 अगर आप 15 से देखो, 2013 के बाद 14 में, 15 में, 2016, 17, 18 जो लोकल यूथ रिक्रूट कर पाए हैं ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस नंबर हैज गॉन अप, फाइन। सो दिस इज व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो बात कर रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, जो नक्सलवाद हम कहते हैं, जो कि विच इज प्रेवलेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बात कर रहा है। एंड इट इज आस्किंग व्हाट स्ट्रैटेजी शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, तीन अलग अलग एक्टर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और पूछा गया है कि व्हाट स्ट्रैटेजी कैन दे अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे जब, so you can start the introduction in a manner that you define the phenomena which we call as left wing extremism or Naxalism। आप इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ये नक्सलवाद जो है ये क्या होता है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, जो इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है कि रूल ऑफ द कम्यून होना चाहिए। They do not believe in the system of democratically elected government. They believe in the rule of the commune. This you can here define the rule of commune। फिर आप briefly ये कह सकते हो कि ये आइडिया जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। It started with Karl Marx to Mao, who implemented or executed this idea in China। ये आप briefly mention कर सकते हो from Marx to Mao, the one who gave the idea and the one who executed the idea। This is how you can introduce the concept of left-wing extremism, that what is left-wing extremism, how was the idea originated and who executed for the first time this idea across the globe। ठीक है, ये बताने के बाद नाउ
what the question demands here from you is that जो ये 3 एक्टर्स की बात की है इस क्वेश्चन ने यहाँ पे, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और सिक्योरिटी फोर्सेस की, इनके ऊपर आप एड्रेस करो इन द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, और साथ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे आपकी जो मेन बॉडी बनेगी उसके 2 पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1 and part 2, because here the question demands you to address the determinants of left wing extremism and then the strategy। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, एक हिंट दे चुके हो इंट्रोडक्शन में दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज के डिटर्मिनेंट्स बता सकते हो और एक एलैबोरेटली एक्सप्लेन कर सकते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे जो है वो फैला। इसमें यू कैन डिस्कस द 3 फेजेस, 3 फेजेस जो हम बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, which Dikshant sir had covered comprehensively in the security module at our academy here। So 1946 से 1947 से 1967 तक जो हम बात करते हैं पहले फेज की, फिर 1967 से 1971 तक, एंड देन द थर्ड फेज दैट इज द 2000s, जो ये फेज 1, then phase 2, and this is the phase 3। This is what you can brief about the 3 phases of left wing extremism। Fine। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से affected areas हैं, that is छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और आप मेन फोकस सेंटर इनका बता सकते हो that is बस्तर। This is the region which has remained a focus of the LWE activities, that is बस्तर। ठीक है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट बताओगे डिटर्मिनेंट्स। इसमें आप ये बताओगे कि व्हाट इज द मेन कॉजेशन फैक्टर, कि ये फिनोमिना क्यों एग्जिस्ट करता है आज की डेट में भी, व्हाई इज द फिनोमिना ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्टिंग, इसके पीछे क्या कारण क्या हैं। तो उसमें आप अगेन यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, या आप एक क्वाड्रिलेटरल बना के, एक ऑक्टागन बना के उसके 8 पॉइंटर्स निकाल के भी उसके बता सकते हो कि एक तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, these are the broad factors on which you can build in the body when you are writing about why this phenomena is still existing, जिसमें आप historical perspective बता सकते हो कि जो ये लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जिनके ऊपर मेनली ये जो एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल रिच एरियाज हैं जो अफेक्टेड हैं इन इस LWE मेनेस से, वहाँ पे हिस्टोरिकली these people have been exploited, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है डिस्पाइट देयर एरियाज बीइंग मिनरल रिच। फिर आप सोशल फैक्टर बता सकते हो दैट दे हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड, दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। देन यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंगल, दैट दे हैव देयर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हैज कॉज्ड अ ह्यूज डैमेज एंड देयर इंटीग्रेशन हैज बीन हैम्पर्ड। लास्ट में आप एक आइडियोलॉजी की बात कर सकते हो कि इनकी बेसिकली आइडियोलॉजी जो है वो भी यही है कि ये कम्यून के रूल में ही बिलीव करते हैं। कम्यून का मतलब होता है कि इनकी जो एक जो कम्युनिटी है उसी का रूल होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का उसमें ये बिलीव नहीं करते। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव एड्रेस्ड द डिटर्मिनेंट्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देन द स्ट्रैटेजी टू काउंटर, जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन का, द स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप ये कर सकते हो कि जो तीनों फोर्सेस हैं, जो तीनों एक्टर्स हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बात करता है जिनकी, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन योर लोकल और द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन योर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है जी, तो ये जो 3 एक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रैटेजी, इसमें आप D² अप्रोच यूज कर सकते हो, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
it can ensure that there is democracy and dialogue. इन लोगों के साथ वार्ता जो है वो चलती रहे, डेमोक्रेसी इनको हम डेमोक्रेटिकली इनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने की कोशिश करें. देन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैन अगेन इंश्योर डी स्क्वायर, दैट इज डेडिकेटेड डेवलपमेंट फॉर देम. इनको हम विकास करके जोड़ने की कोशिश करें अपने साथ. और सिक्योरिटी फोर्सेस अगेन डी स्क्वायर, दैट इज डिफेंस एंड डेटरेंस. डिफेंस एंड डेटर, कि ये डिफेंस प्रोवाइड करें और साथ में डेटरेंस क्रिएट करें टू सच एलिमेंट्स सो दैट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट these menaces, these security threats and hazards. Okay, and finally आप इसको conclude कर सकते हो that yes, this has been a challenge, लेकिन एक holistic approach से, एक multi-pronged approach से we can ensure that they are integrated with the mainstream society. ये छोड़ के अपने इन violence वाले methods को, इन चीज़ों को ये mainstream के साथ integrate हो सकें. Fine. So now let's discuss the next question. ये एक मैप है, ये दिखा रखा है यहाँ पे, जो ये एरियाज हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो अफेक्टेड हैं LWE से. सो द थर्ड क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी पे जो पूछा गया है, इट आस्क्स एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान borders including line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard. अलग अलग security forces का इसमें क्या रोल रहा है. So आप पहले internal security threats and trans border crimes को यहाँ पे introduction में mention कर सकते हो, that what is meant by trans border crimes. Trans border crimes जो हैं, which this question talks about, the trans border crimes, इसको आप mention कर सकते हो कि क्या क्या तरीके के ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं. इसमें यू कैन मेंशन दैट देयर इज ट्रैफिकिंग में फर्दर यू कैन मेंशन दैट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस एंड ड्रग्स. ट्रैफिकिंग क्या होता है? इलीगली बॉर्डर के थ्रू जो है ह्यूमंस का और ड्रग्स को और भी चीज़ों को ले जाना that you can mention here. Next you can mention that trans border crimes में साथ में counterfeit currency, जो नकली नोट हैं वो सप्लाई होते हैं थ्रू दी बॉर्डर्स इलीगली, ये भी एक ट्रांस बॉर्डर क्राइम जो है वो बहुत बड़ा है. फिर साथ में आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन भी मेंशन कर सकते हो. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन, ये भी साथ में आप मेंशन कर सकते हो. सो ब्रीफली दिस इज हाउ यू कैन बिगिन बाय राइटिंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स which can be classified under these heads. Fine. Next, what you have been asked by this question is that the role played by various security forces in this regard. तो देखो यहाँ पे जो various security forces हैं, first mention that which are all these forces which are involved in guarding the borders. तो इसमें आप mention कर सकते हो the border security force, that is the BSF, which is guarding the border. Assam Rifles, Indian Army, the Assam Rifles. Then of course your Indian Army. साथ में आप सशस्त्र सीमा बल, इसका भी मेंशन कर सकते हो SSB, that is the सशस्त्र सीमा बल. And last but not the least, you can also mention about the state police forces, क्योंकि state सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. स्टेट की पुलिस फोर्सेस जो हैं, जो हेल्प करती हैं, ऑगमेंट करती हैं इन बाकी फोर्सेस को अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए. फाइन. साथ में आप इसमें मेंशन कर सकते थे कि ये फोर्सेस जो हैं ये एंगेज हैं और ये क्या क्या कर रही हैं, व्हाट आर दी वेरियस प्रोग्राम्स व्हिच दीज फोर्सेस आर कंडक्टिंग. तो BSF के लिए जैसे आप लिस्ट कर सकते थे बॉर्डर आउटपोस्ट्स,
the construction of border outposts, जिसके तहत जो है बॉर्डर पे पोस्ट इस तरीके से बनाई जाएं सो एज टू बेटर गार्ड दीज बॉर्डर्स. देन फेंसिंग विद फ्लड लाइट्स, फेंसिंग विद फ्लड लाइट्स, ताकि प्रॉपर फेंसिंग जो है उसके ऊपर एक आई रखी जा सके, एक विजिल मेंटेन करके रखी जा सके बाय द BSF. देन comprehensive integrated border management system, that is the CIBMS, comprehensive integrated border management system. और साथ में आप बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम which is being run by the Ministry of Home Affairs, which is the parent organization of these security forces. Okay, so इस तरीके से आप BSF का रोल यहाँ पे बता सकते थे. नेक्स्ट व्हाट यू कुड हैव डन इज दैट, जो लॉ एंड ऑर्डर है साथ में यहाँ पे जो स्टेट सब्जेक्ट है, here you could have said that creation of the police stations which are fortified पुलिस स्टेशंस क्रिएट करें, ताकि जो ये फोर्सेस हैं इनको ऑगमेंट करने में अपने एफर्ट्स को जो स्टेट पुलिस है वो प्रोवाइड कर सके इन हेल्प. नेक्स्ट यू कुड हैव मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन इज द वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स प्रिंसिपल. वन बॉर्डर एंड वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स प्रिंसिपल. ये जो प्रिंसिपल है इट स्टेट्स दैट जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं हमारे कंट्री के, अलग अलग कंट्रीज के साथ, वहाँ अलग अलग फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ना करके सिर्फ एक सिंगल फोर्स की डिप्लॉयमेंट है वही करी जाती है, सो एज टू इंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन. फाइन. जैसे इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो गार्ड किया जाता है, म्यांमार बॉर्डर असम राइफल्स के द्वारा, साथ ही जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर है इट इज गार्डेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो दिस यू कुड हैव मेंशन्ड इन दी मेन बॉडी. और इससे आपका ये कवर हो जाएगा कि जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं इन दिस रिगार्ड. फाइन. सो दिस इज हाउ यू शुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप अगेन यू शुड हैव सेड दैट the internal security and the border management has to be it can be completely catered by the simultaneous multi-pronged approach by all the security forces working in a coherent manner so as to augment the efforts of each force. ठीक है, जो ये वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स वाला प्रिंसिपल भी है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करता है that you need a dedicated force for each section of your border which can work in a coherent fashion. Fine. So this is the map here. इसमें भी आप मैप साथ में अगर इंक्लूड करो so it will help you fetch extra marks over above those people who have just written the subjective part. So यहाँ पे आप शो कर सकते हो the Pakistan border, then the India Afghanistan border here, Indo-China border, Indo-Bhutan and Nepal borders, Myanmar border and the Bangladesh border. ये आप इसमें मैप के थ्रू इलस्ट्रेट कर सकते थे एंड साथ में ये बता सकते थे कि इन बॉर्डर्स पे ये अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो तैनात हैं, जो हमने बात करी वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स प्रिंसिपल की, उसके अंडर जो अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं उस पे जो फोर्सेस तैनात हैं उसको आप यहाँ पे अगर दिखाओ तो then it shows that you completely understand what the question has asked and you have the answer to it. Fine. So this was ये एक बॉर्डर आउटपोस्ट है. जस्ट फॉर योर क्लैरिटी आई हैव इंक्लूडेड दिस. इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो बॉर्डर आउटपोस्ट क्रिएट की गई है बाय द BSF. देन दिस इज द CIBMS प्रोजेक्ट again by our border security force which we discussed, and this is the floodlight along the India Bangladesh border, the fencing along with the floodlight to have a complete vigil. Fine. So let's discuss the next question. जो अगला question है that is various types of cyber crimes
and the measures which have been undertaken to fight this menace. So here in the introduction part, what the question demands is, first you should define what is a cyber crime. कि साइबर क्राइम क्या होता है. देखो यहाँ 10 मार्क्स में पूछा है, सो इट इज अ बिट चैलेंजिंग कि आपको उसी 150 वर्ड्स में इसको सारा समाना है. यू हैव टू एसिमुलेट ऑल दीज थिंग्स इनटू जस्ट 150 वर्ड्स. और उसमें आपको ये भी बताना है कि साइबर क्राइम्स क्या हैं, साइबर क्राइम्स किस किस तरीके के हैं. सो यू कैन स्टार्ट ब्रीफली इन द इंट्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग what are the cyber crimes which takes over a platform, over computer and the internet. and साथ में आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू briefly you could have touched upon the various cyber crimes such as phishing, cyber stalking, then identity theft, cyber stalking, phishing, identity theft, various virus dissemination, software piracy. ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो. सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड वायरस डिसेमिनेशन. ठीक है. सो यू आर हेयर क्लियर कट इन आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स डिस्कस करना है इसको, तो आपने यहीं पे ब्रीफली इंट्रो में एक flowchart के through you could have said that these are the what is the cyber what do you mean by cyber crime, and then what are the different types of cyber crimes. Fine. Next हम इसमें अगले पार्ट में क्वेश्चन के ये इन्हीं साइबर क्राइम्स के ऊपर थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं. एंड साथ में जो इन्होंने पूछा है कि वेरियस मेजर्स, व्हाट कुड बी दी मेजर्स रिक्वायर्ड टू फाइट दिस मेनेस. सो यहाँ पे आप इसको ये कर सकते थे कि रेगुलेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं. व्हाट कुड बी दी रेगुलेटरी मेजर्स, दी लेजिस्लेटिव मेजर्स. रेगुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेजिस्लेशन हम क्या लेके आ सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में टेक एंड इंफ्रा, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. इस एरिया में हम किस तरीके से क्या स्टेप्स लेके आ सकते हैं सो एज टू फाइट योर साइबर क्राइम्स. तो पहले पोर्शन में आपने साइबर क्राइम्स और उसके टाइप्स को एड्रेस किया. देन सेकंड पार्ट में मेन बॉडी के जो सेकंड पार्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो स्टेप्स हैं विच हैव टू बी टेकन टू फाइट दिस मेनेस. तो आप इसमें यू कैन मेंशन द रोल ऑफ रेगुलेटरी में आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम विच is a body which regulates, which does not regulate, but which caters to the various aspects as far as your cyber attacks are concerned. Then next you could have said that administratively, legislatively जो हम cyber security policy है, the cyber security policy, फाइन. इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते थे यहाँ पे एज फार एज दी लेजिस्लेटिव एंगल इज कंसर्न. एंड जो टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल है, इसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि वी नीड टू बिल्ड अ रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड वी नीड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स. रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स. ये आप लिख सकते थे टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट में कि हमें इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है. और देखो साथ ही साथ आरबीआई जो है, जब से ये कोविड और लॉकडाउन चल रहा था, आरबीआई ने भी कई बार क्वेश्चन किया है. ये पिछले 2-3 महीनों में भी हमने देखा है, रिपोर्ट्स आई हैं दैट डिजिटल लेंडिंग बढ़ गई है. और डिजिटल लेंडिंग के साथ साथ सुसाइड्स लोगों के बहुत बढ़ गए हैं जिन्होंने डिजिटल लोन ले लिए. उसके बाद दे हैव फेस्ड हरासमेंट फ्रॉम दीज पीपल, फ्रॉम दीज क्रेडिटर्स, एंड दे हैव यूज्ड अनलॉफुल and various exploitative methods to recover that credit. Fine. So this is what you could have discussed in this particular question. और conclusion में आप इसकी ये लिख सकते थे इसके बाद कि
Again, India is a developing country which has a huge potential as far as the cyberspace is concerned, and our developmental needs are also dependent on how we progress on this particular front. So India needs to build a robust and a system and a very very effective system for the cyberspace, for the complete cyber digital space. Fine. So now let's take a look at this question. जो disaster management पे question आया है, this question talks about the recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach. तो पहले आप यहाँ पे you could have defined कि what is disaster. देखो, किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी से हट के जब कोई ऐसी घटना घट जाए जब नॉर्मल एक्टिविटी सस्पेंड करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर कंप्लीटली डिसरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ एंड इट इज not within their resources to rebuild that, then we say that a disaster has struck or it is a disaster. This is how the United Nations disaster risk reduction it defines what is a disaster. तो ये आपने एड्रेस कर दिया डिजास्टर. नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट नेक्स्ट आप जो डिस्कस करोगे इसमें एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन में, दैट हाउ डू वी मैनेज इट, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप किस तरीके से एक डिजास्टर को मैनेज कर सकते हो, या तो एक रिएक्टिव अप्रोच या एक प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसमें आप डिजास्टर के होने से पहले, उस घटना के घटने से पहले यू आर इन एन एक्टिव अलर्ट स्टेट. फाइन, यही यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहा है अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच की. सो आपने डिफाइन कर दिया इंट्रो में डिजास्टर जो हमने डिस्कस किया. फिर आप मेन बॉडी में इसकी आओगे तो वहां पे आप लिखोगे दैट बाय एनैक्टिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, इंडिया ने NDMA जब एनैक्ट किया 2005 में, वहां से हमने शिफ्ट किया फ्रॉम अ रिएक्टिव अप्रोच टू प्रोएक्टिव अप्रोच. ऑल्सो हेयर यू कैन ब्रीफली राइट कि इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था. देखो 2001 में जब जो 1999 में जब साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसमें कैजुअलिटीज थी अराउंड 10,000. उसके बाद 2001 में भुज में अर्थक्वेक हुआ था जिसमें भी काफ़ी लोगों की जानें गई थी, काफ़ी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था. और उसके बाद हमने एक और डिजास्टर देखा जो कि था सुनामी इन द ईयर 2004. सो ऑल दीज इवेंट्स in 1999, the cyclone in Odisha, then in 2001 the earthquake in Bhuj, and in 2004 the tsunami. So in सब disasters की वजह से the Indian government was forced to think that whether this reactive approach it is working or not in saving lives, the precious lives of the people. और तब we went for changing our approach from a reactive approach to a proactive approach. Okay, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि from an approach where we focused on rescue, relief and rehab, rescue, relief and rehab, इससे हम चले गए prevention, mitigation and preparedness. Prevention, preparation and mitigation. That means that before a disaster strikes, you are prepared, you are on alert, you are not on the back foot, rather you are on the front foot, और आप सामने से तैयार हो डिजास्टर को फेस करने के लिए with the help, यहाँ पे आप साथ में मेंशन कर सकते हो with the help of ICT, that is information communication and technology. Information communication and technology, that you have the information. जो अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जो है पहले से ही आपको मिल रही है दैट यस दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर प्रिवेलिंग एंड दिस कुड बी द डिजास्टर जो स्ट्राइक कर सकता है. देन यू
the government communicates, the central government communicates with all the various agencies, with the state governments and with the people, so that effective communication can be established and all the people can be put on alert. And then through the use of technology which is augmenting, which is helping in these processes, आप जो है साथ में evacuation ensure कर सकते हो before precious lives are lost. So this was the example C, जो 1999 में यहाँ साइक्लोन आया था उड़ीसा में, इसकी casualties around 10,000 थी, 10,000 precious lives were lost here. Whereas अभी recently जो साइक्लोन आया था फाइलिन उड़ीसा में, अगेन अ साइक्लोन स्ट्रक लास्ट इन द ईयर 2017, जो फाइलिन साइक्लोन आया था उसमें वी हैड मैनेज्ड जस्ट अंडर 10 casualties. This is the importance of shifting from a reactive approach to a proactive approach, where you ensure कि आप पहले डिजास्टर के स्ट्राइक करने से प्रिपरेशन अपनी करो एंड यू आर गोइंग फॉर द प्रिवेंशन थिंग रादर देन फॉर रेस्क्यू. बाद में रेस्क्यू करने से बेटर है प्रिवेंशन. एंड दिस इज अ गोल्डन एग्जांपल दैट इन द एपिसोड ऑफ फाइलिन, द साइक्लोन फाइलिन, वी वर एबल टू सेव लाइव्स एंड ओनली under 10 lives were lost. So this is what you should have addressed in the main part, the paradigm shift and this background which forced the Indian government to shift from this reactive approach to a proactive approach. Okay, so this was the disaster management question. I hope you were able to get a clear idea that how these questions are to be tackled and how you are able to ensure that you not just provide the content but it is provided in a relevant context and साथ में it is constructed or it is structured properly so as to fetch you an interview call. So that's it from my side. Thank you so much.